इधर दूसरी तरफ एक भव्य महल जैसे दिखने वाले विला के बाहर कई गाड़ियां एक एक करके रुकती हैं। गाइस सतर्क हो जाते हैं जैसे ही मुख्य गाड़ी का दरवाजा खुलता है। एक व्यक्ति बाहर निकलता है, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आभा में अजीब सा खौफ था, उसकी चाल में एक अटल दृढ़ता। उसे देखते ही वहां खड़े सभी गार्ड घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसे कोई राजा अपने साम्राज्य में प्रवेश कर रहा हो। वह बिना किसी की ओर देखे सीधे अंदर चला जाता है। बाहर खड़े दो गाइंस आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगते हैं। एक गार्ड फुसफुसाते हुए कहता है, आज राजा शाह काफी गुस्से में लग रहे हैं। दूसरा गार्ड सिर हिलाते हुए कहता है, लगता है आज किसी की मौत तय है। सुना है 2 लोगों को यहाँ लाया गया है, उनकी मौत अब पक्की है। पहला गार्ड हल्की सी बेचैनी से पूछता है, पर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि खुद नरक का यह देवता उन्हें मारने आया है। दूसरा गार्ड कंधा उचकाते हुए कहता है, शायद हम ये कभी न जान पाए, लेकिन एक बात तय है, जिस पर राजा शाह की नज़र पड़ जाए उसकी किस्मत में सिर्फ तबाही लिखी होती है। अंदर महल के अंदर कदम रखते ही राजा शाह के सामने घुटनों के बल बैठे 2 लोग कांप रहे थे। एक नज़र में उनके चेहरे पर पसरा हुआ डर साफ दिख रहा था। वह अपने बगल में खड़े एक आदमी की ओर देखते हुए कड़क आवाज में कहता है, उन्हें यहाँ लाओ। आदमी तुरंत सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। 1 मिनट बाद एक अंधेरे कमरे में 2 लोगों को रस्सियों से बंधा हुआ लाया जाता है। उनके शरीर जगह जगह जख्मों से भरे हुए थे, चेहरे पर मारपीट के गहरे निशान थे और उनमें से एक के कपड़े खून से पूरी तरह लथपथ थे। राजा शाह ने गहरी नज़रों से उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोगों को टॉर्चर करना आता भी है या नहीं? उसके पीछे खड़े 2 आदमी अचंभे में पड़ गए। सामने बैठे दोनों लोग पहले ही मौत के करीब लग रहे थे, खासकर वह आदमी जिसका निचला हिस्सा बुरी तरह से लहूलुहान था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा तो यह शैतान उन्हें छोड़ने के बजाय खुद ही मार डालेगा। डर के मारे उन्होंने अपने सिर झुका लिए। जैसे ही राजा शाह की नज़र उस घायल आदमी पर गई, उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। वह गुस्से से चीखते हुए बोला, रॉड लेकर आओ। उसकी दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि पूरा कमरा कांप उठा। एक बॉडीगार्ड तुरंत लोहे की एक मोटी रॉड लेकर उसके हाथ में दे देता है। राजा शाह धीमे कदमों से उस आदमी के पास जाता है जो अचेत अवस्था में लटका हुआ था। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने लोहे की रॉड को उसके घाव पर जोर से घुसा दिया। आहे! वह आदमी मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। खून की नई धार बहन निकली। वह हाँफते हुए गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। राजा शाह उसकी चीखों का मज़ा लेते हुए हंस पड़ा। उसकी आंखों में वहशियाना क्रूरता चमक रही थी। छोड़ दूँ? वह हंसते हुए बोला, हा हा हा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी रानी शाह पर गंदी नज़र डालो। हाँ, तुम पार्टनरशिप करना चाहते हो, बोलो। उस आदमी की हालत इतनी बुरी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानता, मैं किसी से पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, प्लीज। राजा शाह के चेहरे पर घिनौनी हंसी आई। उसने बिना कोई देरी किए एक बार फिर लोहे की रॉड को पूरी ताकत से उस आदमी के निजी हिस्से पर दे मारा। उसकी चीखें इस बार और भी तेज थीं। वह दर्द से तड़पते हुए लगभग बेहोश होने लगा, लेकिन राजा शाह को अब भी संतोष नहीं हुआ था। जैसे ही वह शख्स बेहोश होने वाला था, राजा शाह ने एक कटोरा भरकर बर्फीला ठंडा पानी उठाया और तेजी से उसके चेहरे पर उंडेल दिया। पानी के झटके से वह आदमी हड़बड़ा कर हौंपते हुए होश में आ गया। वह बुरी तरह कांप रहा था, दर्द से कराहते हुए गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो। राजा शाह ने अपनी जलती हुई लाल आंखों से उसे घूरा। उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी आई। वह धीरे धीरे झुका, उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी सा को अपनी गंदी नज़रों से देखने की? वह आदमी सहम गया। उसकी आंखों में अब भी मौत का खौफ था। वह घबराते हुए बोला, कौन है आपकी रानी शाह?
राजा शाह की आंखों में गुस्से की लहर उठी। अगले ही पल उसने पास पड़ी एक लोहे की चेन उठाई और पूरी ताकत से उस आदमी की पीठ पर दे मारी। आहे! वह आदमी दर्द से चीख उठा, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राजा शाह गुर्राते हुए दहाड़ा, जिसका नाम भी तेरी जुबान पर लाने की औकात नहीं, मेरी रानी सा केवल शनाया कपूर है। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, पूरे कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। वह आदमी कांपते हुए बुरी तरह हौंप रहा था, उसकी आंखों में असली डर झलक रहा था। वह जल्दी जल्दी बोल पड़ा, नहीं, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी रानी शाह है। प्लीज प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा शाह ने उसकी दयनीय हालत देखी, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और निर्दयी स्वर में कहा, तो तुझे सिर्फ उसके करीब जाने के लिए नहीं, उसे बदनाम करने का हुक्म दिया गया था। वह आदमी डर से थरथर कांपने लगा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी रानी सा है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस किसी और के कहने पर कर रहा था। राजा शाह की आंखों में गहरा पागलपन उतर आया। उसने आदमी के बालों को बेरहमी से जकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने पास खींचते हुए बर्फीली आवाज़ में पूछा, किसने कहा था? हर शख्स तड़पते हुए राजा शाह के पैरों में गिरने की कोशिश करता है, मगर उसकी जंजीरें उसे नीचे गिरने नहीं देती। वह घबराते हुए हकलाता है, राजा शाह मुझे नहीं पता। उस इंसान ने बस एक कॉल किया था। उसने कहा कि मुझे बस आपकी रानी सा के करीब जाकर पहले उन्हें बदनाम करना है, ताकि मल्होत्रा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, फिर उन्हें खत्म कर देना है। राजा शाह का खून खौल उठा, उसकी आंखों में गहरी लाल आग भड़क उठी। वह अपने नुकीले जबड़ों को भींचते हुए धीरे धीरे उसके करीब झुका। उसकी सांसें अब भयंकर गुस्से से तप रही थीं। क्या कहा तूने? तू मेरी रानी सा को बदनाम करना चाहता था? उसके शब्द कमरे में गूंज उठे। वहां खड़े बाकी लोग ठंडे पसीने से भीग गए। राजा शाह ने घूरकर पीछे खड़े दो लोगों की तरफ इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला, इसे टैंक में डालो। दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं, फिर फौरन आदेश का पालन करते हुए उस शख्स को घसीटते हुए एक बड़े शीशे के टैंक के पास ले जाते हैं। वह आदमी हाथ पैर मारता है, गिड़गिड़ाता है, नहीं प्लीज, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन राजा शाह के चेहरे पर क्रूर शांति थी। माफ़ी? तू सोचता है कि सिर्फ एक माफ़ी से मैं तुझे छोड़ दूंगा? जब बात रानी सा की हो तो सजा सिर्फ एक होती है। वह दोनों आदमी उसे टैंक में फेंक देते हैं। वह आदमी पानी में गिरते ही तड़पने लगता है, मगर असली यातना अभी बाकी थी। राजा शाह ने जमीन से एक मोटा काला तार उठाया, उसकी नोक से चिंगारी फूटी। अब तुझे पता चलेगा कि मेरी रानी सा की इज्जत पर हाथ डालने वालों के साथ क्या होता है। उसने धीरे से तार पानी में डाल दिया। अगले ही पल टैंक में पानी उबलने लगा और वह आदमी किसी मछली की तरह छटपटाने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि कमरे की दीवारें तक कांप उठीं। राजा शाह के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई, मगर उसकी आंखों में अब भी खून सवार। अब तू वहीं जाएगा जहां तेरा असली ठिकाना है, नरक। कुछ ही सेकंड में वह आदमी शांत हो गया, हमेशा के लिए। इधर मल्होत्रा मेशन डाइनिंग टेबल पर माहौल हल्का था, सभी नाश्ता कर रहे थे। तभी शनाया का फ़ोन बजता है। उसने कॉल उठाई, कुछ पल तक ध्यान से सुना, फिर अचानक गंभीर होकर उठ खड़ी हुई। मॉम डैड, मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल जाती है, बिना किसी को ज्यादा कुछ बताए। जैसे ही शनाया मेशन के बाहर आई, सामने 5 काले रंग की गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। मल्होत्रा परिवार की तरफ से उसे दी गई सिक्योरिटी कार्स, हर गाड़ी में भारी सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। शनाया ने एक नज़र उन पर डाली और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से कबीर आ गया। शनाया, ये गार्ड्स तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं और कल से तुम्हारा पर्सनल गार्ड भी आएगा, कबीर ने सख्त लहजे में कहा। शनाया भौहें चढ़ाकर बोली, भाई,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती। कबीर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है शनाया, और अब कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। शनाया ने एक लंबी सांस ली, जानती थी कि कबीर को मनाना नामुमकिन है। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। मैडम की गाड़ी निकले, एक गार्ड ने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया और देखते ही देखते पूरी सिक्योरिटी काफिला शनाया के पीछे निकल पड़ा। इधर जैसे ही शनाया की कारों का काफिला सड़क पर निकला, दो काली गाड़ियों उनकी गाड़ियों का पीछा करने लगी। एक गार्ड तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर बाकी बॉडीगार्ड्स को सूचित करने ही वाला था कि तभी शनाया ने उसे रोक दिया। वो मेरे गार्ड्स हैं, और याद रहे ये बात मल्होत्रा परिवार को पता नहीं चलनी चाहिए, शनाया ने सख्त लहजे में कहा। गार्ड ने हल्का सिर झुकाकर उसकी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्की चिंता थी। कुछ देर बाद गाड़ियां एक आलीशान अपार्टमेंट के सामने आकर रुकीं। शनाया ने सबको वहीं रुकने का इशारा किया और बिना किसी की ओर देखे अपार्टमेंट के अंदर चली गई। चौथे फ्लोर तक पहुंचकर उसने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला और लॉक पर स्वाइप किया। हल्की बीप की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक लक्सरी हॉल दिखाई दिया, कीमती फर्नीचर, एक बड़ी ग्लास विंडो और हल्की मंद रोशनी, लेकिन हॉल खाली था। बिना रुके शनाया सीधे बेडरूम की ओर बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही ठहर गई। सामने एक शख्स खड़ा था, शर्टलेस, उसकी पीठ चौड़ी और मस्क्युलर थी। वो खिड़की के पास खड़ा था, बाहर की दुनिया को देख रहा था। जैसे ही शनाया की मौजूदगी की आहट हुई, उसने बिना पीछे मुड़े ही गहरी आवाज़ में कहा, प्रिंसेस, तुम फाइनली आ ही गई। इधर रात के अंधेरे में राजा शाह के भव्य महल, जिसे लोग बीस्ट विला कहते थे, का नज़ारा और भी भयानक लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अंदर हलचल तेज थी। महल के सिंहासनुमा कुर्सी पर राजा शाह अपने पूरे रौब के साथ बैठा था। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और क्रूरता झलक रही थी। हाथ में एक महंगा सिगार, जिसके धुएं से पूरा कमरा भर रहा था। उसके बगल में दो वफादार लोग खड़े थे, आर्यन रॉय और क्रिश चोपड़ा। आर्यन ने झुकते हुए कहा, बॉस, वो लोग मिशन खत्म करके परसों तक लौट आएंगे और आपको मीटिंग के लिए सिंगापुर भी जाना होगा। इसके अलावा 30 दिन बाद राजस्थान में होने वाली पूजा में भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा शाह ने सिगार का एक लंबा कश लिया और हल्की धुएं की परत बनाते हुए ठंडे लहजे में कहा, उन लोगों का पता लगाओ जो मेरी रानी सा के पीछे पड़े हैं। मुझे एक एक नाम चाहिए। आर्यन और कृष ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी बॉस। जैसे ही वह शख्स पीछे मुड़ा, शौर्य ने सख्त लहजे में कहा, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहीं वह शख्स कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अलमारी से एक टी शर्ट निकाली और पहनते हुए धीरे धीरे बाहर चला गया। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गई। शानिया सोफे पर बैठी थी और वह शख्स उसके सामने बैठते ही हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो शानिया? शामियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें वापस रूस जाना होगा, तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। उन लोगों को तुम्हारे यहाँ होने की खबर लग गई है। इससे पहले कि देर हो, चले जाओ। वह बस उसकी आंखों में गहराई से देखती रही, फिर ठंडे स्वर में बोली। शान्य की बात सुनकर वह शख्स उसकी आंखों में देखते हुए हल्की हंसी में बोला, स्लन्य, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा और तुम इस मामले से दूर रहो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर वह थोड़ा झुका, गंभीर आवाज़ में कहा, तुम जानती हो, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई मुझे छू भी सके। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अब तक सिर्फ तुम्हारे कहने पर रुका था, अब नहीं। शानिया उसे घूरते हुए सख्त आवाज़ में बोली, वापस चले जाओ और मुझे और कोई परेशानी मत दो। उसकी यह बात सुनकर
वह शख्स कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से उसने सवाल किया, क्या मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए परेशानी है? शानिया इस बार भी चुप रही। वह शख्स उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा, उसकी खामोशी में छुपे जवाब को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा। शानिया ने गहरी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, यह मेरे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे लिए भी। उसकी आंखों में हल्की नमी झलक रही थी, मगर उसकी आवाज में कोई झुकाव नहीं था। ठीक है शानिया, लेकिन याद रखना, अगर मैं गया तो हमेशा के लिए जाऊंगा। यह शख्स थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला। सामिया ने उस शख्स की बात पर एक गहरी नज़र डाली, फिर अपने वही अकड़ भरे अंदाज में जवाब दिया, आई डोंट केयर। इतना कहकर वह वहीं से जाने लगी। लेकिन वह शख्स अचानक उसे रोकते हुए बोला, रुको शानिया। शानिया पीछे नहीं मुड़ी, मगर वहीं ठहर गई। वह शख्स धीरे धीरे उसके सामने आया, उसकी आंखों में गहरी नजरें गड़ाकर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शानिया न तो विरोध कर पाई और न ही उसने उसे गले लगाया। वह बस यूं ही खड़ी रही, जैसे इस लम्हे का कोई मतलब ही ना हो। उस शख्स ने हल्के हाथों से उसके बालों को सहलाया, फिर धीमी और गहरी आवाज में फुसफुसाया, अपना ख्याल रखना प्रिंसेस। इतना कहते हुए उसने उसके बालों पर हल्का सा किस किया और फिर बिना एक और शब्द बोते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शानिया कुछ सेकंड वहीं खड़ी रहीं, उसकी आंखें बिल्कुल भावशून्य थी। फिर एक तेज सांस लेते हुए वह तेजी से बाहर निकली, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। जैसे ही वह बाहर आई, तेज कदमों से सीधा अपनी कार तक पहुंची और दरवाज़ा खोलते ही बिना किसी देरी के अंदर बैठ गई। शानादा कार में बैठी और उसने अपना सिर पीछे टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी पलकों के किनारे से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों पर काले चश्मे गॉगल्स की वजह से कोई देख नहीं पाया कि उसकी आंखों में दर्द की नमी छिपी थी। उसने धीरे धीरे अपनी सांसें संभाली और खुद को मजबूत बनाया, तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन जगमगाई और एक कॉल आई। उसने फ़ोन उठाया और शांत मगर सख्त लहजे में बोली, एसके इंडस्ट्री, 1 घंटे के अंदर सभी लोग मीटिंग रूम में हों, मुझे वहाँ मिलो। दूसरी तरफ से एक आज्ञाकारी आवाज़ आई, ओके मैम। फ़ोन कट चुका था। 1 घंटे बाद एसके इंडस्ट्री के बाहर कई गाड़ियों आकर रुकती है। शानामा बिना किसी देरी के कार से उतरती है और सीधे प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ती है, उसकी चाल तेज, चेहरे पर वहीं ठंडा और सख्त भाव। मीटिंग रूम में इस वक्त आदिति, कृति, मार्वे, मैक्स, रूही, युवराज, करण और श्रेया पहले से मौजूद थे। सभी की आंखों में गंभीरता थी। कोई भी एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। जैसे ही खानापा ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शानाया की आंखों में इस वक्त गुस्सा भरा हुआ था। उसने सबकी ओर एक कड़ी नज़र हाली और बिना भूमिका बांध सीधा बोली, मैंने उसे लेकर सारे नियम भेज दिए हैं, उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर कमरे में सभी लोग चुप हो गए और सिर हिलाकर हामी भर दी। कोई भी उसकी बातों का विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता था। कुछ देर तक कमरे में तनाव भरा माहौल बना रहा, फिर शानापा ने आगे बोलना जारी रखा, अगले 20 दिन बाद मैं राजस्थान जा रही हूँ। उसने एक नज़र कृति की ओर हाली और गंभीर आवाज में कहा, इस बार सिर्फ हमारी नहीं और भी कई फैमिली राजस्थान जा रही है, जिनमें तुम सबकी फैमिलीज भी शामिल हैं। सभी की सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया जाए,
कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमारे दुश्मनों तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है। अगर हम जरा भी लापरवाही करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर उसने करण की ओर रुख किया और ठंडे स्वर में पूछा, करण, लेने वाली कंपनी का क्या हुआ? करण ने तुरंत जवाब दिया, बॉस, उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है, और जहां तक कंपनी की बात है तो वे अभी भी हम पर पर्सनल रिलेशनशिप भी कड़ी नज़र रखा रहे हैं। मैंने सुना है कि उनकी ओनर इंडिया आ रही हैं और उनके कुछ। शानाया कुछ देर सोचती रही, फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। उसके जाते ही सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और बिना कोई बात किए अपने अपने काम पर लग गए। करीब 1 घंटे बाद शानामा के पास एक कॉल आया। दूसरी तरफ से कोई बात कर रहा था। शानाया ने ठंडे लहजे में संक्षिप्त सा जवाब दिया, रात बजे। इसके बाद उसने बिना कोई और प्रतिक्रिया दिए फ़ोन कट कर दिया और वापस अपने काम में लग गई। थे ओबेरॉय विला के अंदर इस वक्त शॉप पर दादाजी ओकार ओबेरॉय, दादी महेश्वरी ओबेरॉय बैठे। वहीं साइड में सोफे पर रियांश और बुआ निशिका ओबेरॉय भी मौजूद थे। माहौल भारी था। दादाजी गुस्से से बोले, एक तो मेरे बेटे और बहू ये लोग कभी समय पर घर नहीं आते, और दूसरा मेरा पोता, उसे तो ऐसी तड़हम लगी है कि उसे घर का रास्ता ही भूल गया। रियांश दादाजी की बात सुनकर हंसते हुए चुटकी लेता है। भाई तो मशीन बन गए हैं। मुझे तो लगता है उनकी शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि किसी से करा देनी चाहिए, ताकि वो भी उनकी तरह दिन रात बस काम ही करती रहे। मशीन। इस बात पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन दादाजी का चेहरा गंभीर बना रहता है। निशिका ओबेरॉय हल्की मुस्कान के साथ बोली, जेड, आप गुस्सा मत करे भाई, और भाभी आ ही रहे होंगे। दादाजी ने तुरंत अपनी नज़रें दरवाजे की ओर घुमा दी। माहौल में अचानक एक हलचल सी मच गई। नौकरों ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। आज ओबेरॉय परिवार के बड़े बेटे मिस्टर हर्षित ओबेरॉय और उनकी पत्नी हर्षिता ओबेरॉय घर लौट रहे थे। वे दोनों एक लंबी छुट्टी पर विदेश गए हुए थे और अब महीनों बाद ओबेरॉय विला लौटे थे। जैसे ही ओबेरॉय विला के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका, पूरे घर में एक अलग ही रौनक छा गई। 55 साल के एक शख्स जो लंबे चौड़े रयतुक वाले थे, कार से बाहर निकले। गहरी आंखें पर तेज और चाल में एक अलग ही रुतबा। वो किसी बादशाह से कम नहीं लग रहे थे। चेहरे उनके ठीक पीछे दूसरी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत महिला उतरी। करीब 40 साल की हुई, लेकिन उनकी सुंदरत केसी 25 साल की लड़की से भी ज़्यादा आकर्षक थी। उन्होंने गहरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसकी कढ़ाई उनकी रापत पर्सनालिटी को और निखार रही थी। लंबे खते बात हल्का में कर, लेकिन फिर भी बेमिसाल खूबसूरती। उनकी चाल में भी एक अलग ही नजाकत थी, मानो वो सिर्फ चल नहीं रखी थी बल्कि एक अजीब से आकर्षण के साथ महल की महारानी की तरह बढ़ रही थी। उनके ठीक पीछे कई बॉडीगार्ड थे जो उनके सामान और कुछ कीमती चीजें लेकर अंदर जा रहे थे। जैसे ही ओबेरॉन विला के दरवाजे खुले, अंदर बैठे दादाजी ओकार ओबेरॉय और दादी महेश्वरी ओबेरॉय ने सख्त नज़रों से दरवाजे की ओर देखा। सारे नौकर वो अब तक काम में लगे थे, तुरंत अलर्ट हो गए। जैसे ही हर्षित ओबेरॉय और उनकी पत्नी अंदर आए, पूरा ओबेरॉय विला एक अलग ही ऊर्जा से भर गया। हर्षित ओबेरॉय ने वैसे ही सख्त लहजे में कहा, जगता है हम कुछ ज़्यादा ही दिनों की छुट्टी पर चले गए, आप लोगों ने हमें भूल ही लिया। उनाही मजाकिया लेकिन गहरी जावाल सुनकर प्रियारा झट से उनके पारा आया और मजबूती से अपने पिता को गले लगा ली। हेड्यू वह मासूमियत से बोला, द्वारशित ओबेरॉय उसे हल्के से पीछे हटाते हुए गंभीरता से घूरते हुए चोले, इतने दिनों में दुगने हमें ठीक से कॉल तक नहीं किया और अब यस कहकर बा कर रहे हो। फिर उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाई और पूछा,
और वो तुम्हारा भाई, उसे याद भी है कि उसके भी माँ बाप हैं, आज भी वो यहाँ नहीं आया, रियांश ने गूं कनाते हुए कहा। हेर भैया ऑफिस में बिजी है। दभी ताशीती अब्रावा अब तक चुप थीं, गुस्से से अपने पति और बेटे को देखते हुए बोली। अभी अभी आए हैं और पहा आते ही तुम दोनों कुरी बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिए। इसके बाद वो आगे बढ़ीं और बड़े नादर से दादाजी कारचे और दादी महेश्वरी ओवेरीप के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कैसे है जाप दोनों, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछ। दादी की प्यार से उनके सिर पर हाथ फहे रत ही बंगाली खौ बंगाली आकार बंगाली लौ बंगाली दीर्घिकार। अब तुम दोनों लौट आए हो तो सब ठीक ही है। तभी अनाया, वो अब तक चुप थी, दौड़कर अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली। हर्षिता भोबेरॉय ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाते हुए कहा। आई मिस यू टू प्रिजन्स, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल अधूरा लग रहा था। तभी नौकरी ने चैग और लगेज अंदर रखने शुरू कर दिए और पूरा हॉल एक हलचल से भर गया। लेकिन दादाजी ओकार ओबेरॉय की नज़रों में एक अलग ही गहराई थी। वाचा जी हर्षित जी से कहते हैं, हर्षित हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्षेहोगवार जी कुछ जवाब देते ही है कि रियाग बी में टोकते हुए कहता है। डैड बाढ़ में बात कीजिए, पहले ब्रेकिंग न्यूज तो सुनिश। हर्षिता जी उल्लुक होकर पूछती है। ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज है? अनाया मुस्कुराते हुए जवाब देती है। उनकी बात पर सबका ध्यान दरवाजे की ओर चला जाता है, जहां दूर से जैसे ही सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुही, वहां एक लड़की फोन पर बात करते हुए अंदर माती दिखिए। पहले तो लोर्ड हरन पछान नहीं जावा, सम्मित तैचे ही पन रोशनी में यार कौर फातिनी कौर हर्षिता जी ने उसका नेहरा साफ साफ देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। श्रेया हर्षित जी की सवार हत्की कापी और उनकी आंखें नमी से भर गई। हारिता जी ने हाय से अपना मुंह ढक ली, उनकी आंखों में पकीन और हैरानी का बेंगालियाकर निजोंजा। रिपांस और अनन्या भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। श्रेया वापस आ गई, रियांश ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। पूरा हॉल जैसे कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया था। वहीं श्रेया ने फोन काटा और सबकी ओर देखा। उसके बेहरे पर कोई भाव नहीं है, ना खुश, ना कर, ना पछतावा, बस एक ठारी सी नज़रों से यह पूरे परिवार को देख रही थी। फिर उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और ऐसे ही वह हर्षित पी और हर्षिता जी के पास पहुंची। उसने बस एक बराबर कहा, डेथ मॉम। इतने सातों बाद जब वह लौटी थी तो उसने इस ठंडे अभिवादन ने सबको और भी ज्यादा हैरान कर दिया। हरमित बेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, श्रेया मेरी बली, तुम उमस आ गई अपने। श्रेया बस हल्के से हम्म कहकर जवाब देती है। तभी श्रेया का फोन बजत है, वह फोन उठाते हुए कहती है, सामने से कुछ कहा जाता है, जिस पर अमा जवाब देता है, नहीं शनाया आन होटल पैराडाइज गई है, रात को की जाएगी, वो वहीं नहीं आ सकती, मैं फाइल लेकर निकल रही है। उतना कहकर वह फोन काट देती है और एक नज़र सबको देकर कहती है, मॉम है मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मैं चलती है। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है और 5 मिनट के अंदर ही एक फवरत लेकर जाने लगती है। तभी बेगा जायत हाथ में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि रियांश ने फिर से उसे रोक लिपा। दीर को 1 मिनट। श्रेया ने एक गारी सांस ली और झुंझलाहट भरी नज़रों से उसकी ओर देश क्या है रियांश? जय मनाया होटल पैराडाइला गई है। इस पर श्रेय उसे पुरती है और जवाब देती है, नहीं वो नहीं गई, रात बजे डिनर है। इतना कहकर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से निकल जाती है। ओबेरॉय वित्ता। हर्षित जी रिवंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, चे शनापा कौन है? और बेया वापस कैरो आई।
उनकी बात पर अनाया जवाब देते हुए कहती है, हैर श्रेया दी सिर्फ शनाया दी की वजह से पहा। इसके बाद अनाय पूरी सिजुत्यान अपने मम्मी पाया को एकादेन करती है उनकी बात जानकर। हर्षिता जी हैरानी से कहती हैं, लेकिन ये शनाया कौन है? इस पर रियांश फ्लो ने बोलता है, वही तह की विस्ते भैया मादी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर सब बौक जाते हैं। बुआ जी चिढ़ते हुए कहती है, भूल मत रिपांग, सिद्धार्थ की शादी पहले ही फिनिस ही चुकी है अमायरा के साथ, और ये क्या बेहुदा बाल कर रहा है कि वो शनाया से शादी करेगा। उस लड़की का स्टैंडर्ड क्या है? हमारे आगे इस पर की बहू पहले से डिसाइड ही मुकी है, और वो है अगायरा न कि शनाया। इस पर रियांश मुंह बना लेता है। हर्षिता जी कहती हैं, हमें उस लड़की से मिलना है। उनकी बात पर रिया कहता है, गेक सरता है। सबकी नजरें रिपाश की तरफ घूम जाती है। रात बजे होटल पैराडाइस। होटल पैराडाइस एक आलीशान होटल था जो असल में गल्होत्रा ग्रुप के अंदर आता था, लेकिन ये बात बाहर किसी को नहीं पता थी कि ये होटल मल्होत्रा ग्रुप की प्रॉपर्टी है। शनामा होटल के अंदर एंट्री करती है। वो फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रही थी। नी शरिया गए जहाँ प्राइवेट कैबिनेट्स है वहाँ तासांती हई थी, जिससे अंदर बैठा शख्स बाहर सब कुछ देख सकल था, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकल था। शनाया वहीं खती थी, बेसे किसी का इंतजार कर रही ही। तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। बनामा तुरंत पलटती है और सामने कबीर को देखकर बिना कुछ सोचे उतरी गले लगा लेती है। कबीर पहली बार अपनी बहन को खुद उसे गले लगाते हुए देखता है ही हल्के से मुस्कुरा देता है। वो गानाया के सिर को सहलाते हुए कहता है, जय हुआ प्रिंसेस। प्रिंसेस शब्द सुनते ही शनाया की आंखों के सामने किसी और का चेहरा आ जाता है। वो तुरंत अलग होते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई। तभी वहाँ एक शख्स की आवाज़ आती है। दोनी बाई तरफ देखते हैं तो वहाँ सरसमा रुद्र को देखकर शानामा जैसे घूरने लगती है। रुद्र नाक चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे देखकर शौक क्यों? बस पर शानाई कहती है, भाई आप। इस पर रुद्र हंसते हुए कहता है, करे मैं नहीं जा सकता, क्या तुम सिर्फ कबीर भाई के साथ तंज करोगी? मैं भी तो तुम्हारा माई हूँ हो, मानता हूँ कि इतने दिनों से तुम कबीर भाई और ध्रुव भाई के साथ थी, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई है। इस पर कबीर मजाक में कहता है, तुम लोग मुझसे कितना जलते हो? इस पर रुद्र मुंह बना लेता है। तभी वहाँ ध्रुवीजा जाता है। उसे देखकर तीनों उसे अजीब नजरों से दूरने लगते हैं। हुत नजरें चुराते हुए कहता है, मैंने तुम सब भी जासूसी करवाकर पता लगता लिया कि तुम सब वहाँ डिनर पर आए हो, तो मैं भी आ गया। तीनों उसे घूरने लगते हैं। यहाँ तीनों कुछ देर तक बुब को घूरते रहे और फिर सभी जोर से हंस पड़े। फिर वे सब एक तरह डिनर करने के लिए एक केबिन के अंदर चले गए। वहीं जहाँ वे बारी खड़े होकर बातें कर रहे थे, उसी के बगल वाले केबिन में अनन्या, हर्षिता जी और रियांश बैठे थे, जो बाहर की सारी हदें रहे थे। कबीर का सनापा को गले लगाना, रुद्र का उसका नाम लॉन्च कर मजाक करना, यह सब उन्हें कुछ अजीब सा लगा। हर्षित जी ने रिथांबा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि इस लड़की का नाम शनाया कानूर है, तो फिर यह मल्होत्रा परिवार के साथ क्या कर रही है? इसने वासीर मल्होत्रा को गले भी लगाए। रमाटेना नो शिवे मूक निधि वात नहीं वरता, वप सूरा ताथी नो मुरा राते हम गले लगा रहा है। और अगर कबीर को छोड़ भी दे ते वहाँ रुद्र मल्लोव और ध्रुव मल्लोच भी मौजूद थे। आखिर यह लड़की है कौन और इसका मल्होत्र परिवार से क्या संबंध है? हरनितवी ने गुस्से में कहा, यह मत भूलना कि मल्होत्रा परिवार से हमारा क्या रिश्ता है। उस परिवार का कोई भी इलन हमारे घर में
कदम नहीं रखा सकता, और अगर यह लड़की वाकई यूर है तो हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अगर इसका मल्होत्रा परिवार से कोई भी नाता हुआ कपूर तो यह जरूर एक बड़ा तूफान लेकर आएगी। रिपान ये अद भी उसी तरफ देख रहा था। गन ही गन सोवने लगा। यह शनाया कपूर गल्होत्रा कब बनी? क्या यह कबीर मलहोश को डेट कर रही है? ओह भगवाना, अगर भक्ष्य को पता चला कि उनका सबसे बड़ा बिजनेस राहवल उनकी ही होने वाली पनी की डेट कर रहा है तो बहुत स्टील आ गुझे दया की बाताना ही पोगा। वही सोचकर रियांश जल्दी से फोन उठाकर वहीं से निकल गया। रियांश फोन लेकर बाहर आता है और तेजी से सिद्धार्थ को कॉल करता है। सिद्धार्थ, जो इस वक्त अपनी मीटिंग में था, पहले ही किसी बात पर बेहद गुस्से में था। जैसे ही उसने फोन देखा और रियांश का नाम स्क्रीन पर चमकता हुआ पाया, उसने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए फोन उठाया और रूखे अंदाज में बोला, क्या है रियांश, मैं बिजी हूँ। रियांश, जो खुद भी बेचैन था, घबराए हुए लहजे में बोला, भाई तुम्हें तुरंत होटल पैराडाइज आना होगा। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है, मैं यहाँ ज़रूरी मीटिंग में हूँ, कोई फालतू बात मत कर। रियांश हड़बड़ाते हुए बोला, भाई ये फालतू बात नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बवाल बनने वाला है, तुम्हारी होने वाली पत्नी। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए उसकी बात काट दी, सीधे मुद्दे पर आ। रियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शनाया होटल पैराडाइज में है और वो अकेली नहीं है, वो वहाँ कबीर मल्होत्रा के साथ है, और सिर्फ कबीर ही नहीं बल्कि रुद्र और ध्रुव मल्होत्रा भी। सिद्धार्थ रियांश की बात पर कहता है तो रियांश हैरानी से कहता है, भाई शनाया कपूर वो कबीर मल्होत्रा के साथ डिनर पर आई है, आपको फर्क नहीं पड़ता? सिद्धार्थ एक शब्द में जवाब देता है, नहीं, और कॉल काट देता है। रियांश अपना सिर खुजाते हुए फोन को देखने लगता है, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि भाई की इतनी ठंडी प्रतिक्रिया क्यों आई। रियांश हक्का बक्का रह गया। उसने फोन स्क्रीन को घूरते हुए अपना सिर खुजाया, मानो जो सुना था उस पर यकीन नहीं हो रहा हो। क्या भाई को सच में कोई फर्क नहीं पड़ा? उसने खुद से बड़बड़ाया। वो बेचैनी से इधर-उधर टहलने लगा। ये क्या हो रहा है? भाई तो वैसे भी गुस्से वाले इंसान है, और अगर बात मल्होत्रा परिवार की हो तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, फिर आज इतनी शांति क्यों? वो सोचते सोचते ठिठक गया, कहीं भाई पहले से ही कुछ जानते तो नहीं, या फिर उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। रियांश ने एक गहरी सांस ली और अपने फोन को कसकर पकड़ा। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। अगर भाई को फर्क नहीं पड़ता तो मुझे जरूर देखना है कि ये सब चल क्या रहा है। इधर वहाँ कोई और भी था जो यह सब देख रहा था। महिरा अपने दोस्तों के साथ होटल के एक कोने में बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान टेबल नंबर 7 पर था, जहाँ कबीर, शनाया, ध्रुव और रुद्र बैठकर हंस बोल रहे थे। हर बार जब वह कबीर को शनाया के साथ खुलकर हंसते हुए देखती, उसका खून खौलने लगता, उसकी उंगलियों गिलास के चारों ओर कसने लगी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये कबीर आखिर समझता क्या है खुद को? वह बुदबुदाई। तनीषा, उसकी सबसे करीबी दोस्त, जो उसके गुस्से को भलीभांति जानती थी, धीरे से बोली, महिरा चिल, ये कौन सी बड़ी बात है? कबीर अगर अपनी बहन के साथ आया भी है तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? महिरा ने अपने गुस्से को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, प्रॉब्लम यह है कि उस कबीर मल्होत्रा ने मुझसे डेट पर जाने से मना कर दिया था। और वजह क्या थी? ये उसकी सो कॉल बहन शनाया। महिरा की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे याद आया कि जब उसने कबीर को कॉल करके डिनर पर चलने के लिए कहा था तो उसने कितना ठंडे लहजे में मना कर दिया था। एम बिजी माहिरा। बस इतना कहकर उसने कॉल काट दी थी। महिरा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बड़बड़ाई, कबीर तुमने मुझे नज़रअंदाज किया सिर्फ इस शनाया के लिए, इसका खामियाजा तुम्हारी इस सो कॉल्ड बहन को ही भरना होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादा चमक उठा। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठी और बैग संभालते हुए बोली, अब देखना, कबीर सिर्फ मेरा है और मैं किसी और को उसके करीब नहीं आने दूंगी।
महिरा सभी से एक्सक्यूज मी बोलकर साइड में आ जाती है और किसी को कॉल करती है। करीब 2 बार रिंग बजने के बाद कॉल उठता है। महिरा अब एक मीठी आवाज़ में कहती है, दी, आप कब आओगी इंडिया? उस तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है, बहुत जल्द आ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम? महिरा झुंझलाते हुए कहती है, दी, कबीर की एक सो कॉल्ड बहन पैदा हो गई है। उसने नाक में दम कर दिया है। नताशा भी उससे बहुत परेशान है। वो सब कुछ खराब कर देगी। दी, आप जल्दी आओ। महिरा की बात पर दूसरी तरफ से लड़की ठंडी आवाज़ में जवाब देती है, डोंट वरी स्वीटहार्ट, आई विल बी बैक सून। और रही इस लड़की की बात, तो इसे मैं चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी। महिरा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, बस दी, अब मुझे और इंतजार नहीं हो रहा। महिरा की आंखों में एक शातिर चमक उभर आई। उसने फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराहट दबाई और धीमे स्वर में बोली, दाई, मुझे पता सिर्फ आप है इस प्रॉब्लम का सलूशन हो सकती हो। जल्दी आओ, मुझे अब और इंतज़ार ना हो रहा। फ़ोन के दूसरी तरफ से हल्की हंसी की आवाज़ आई, रिलैक्स माहिर, आप जो होने वाला है अस्कले शानियत तैयार बाय ना होगी। महिरा ने फ़ोन कट किया और गहरी सांस ली। उसकी नज़र फिर से उस कैबिन की ओर गई जहां कबीर और शानाया हंसते हुए बैठे थे। उसकी आंखों में नफरत थी और दिमाग में कोई बड़ी चाल चलने का इरादा। उसके बाद महिरा अपनी दोस्तों के पास आ जाती है और आराम से वाइन पीते हुए अपनी शातिर नज़रों से कबीर, ध्रुव, रुद्र और शानाया को देखने लगती है। उसकी आंखों में जलन और गुस्से का मिलाजुला भाव था। हर घूंट के साथ उसके दिमाग में कोई न कोई नई चाल घूम रही थी। वो धीरे से ग्लास घुमाते हुए बगल में बैठी अपनी दोस्त नताशा से फुसफुसाई, अब ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत जल्द ये लड़की खुद ही अपनी औकात समझ जाएगी। नताशा हल्की हंसी हंसते हुए बोली, और अगर नहीं समझी तो समझाने के और भी कई तरीके हैं। महिरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। इधर शानाया और बाकी सभी आराम से अपना डिनर कर रहे थे। तभी रुद्र कहता है, शानाया, तुम मेरा साथ कल घूमने चलना। तुम्हारे तीनों भाइयों में सबसे हैंडसम मैं हूँ और सबसे फनी भी। ये ऐसे शक्ल के लोग तुम्हारे साथ हंस भी नहीं सकते। रुद्र का साफ इशारा कबीर और ध्रुव की तरफ था। शानापा मुस्कुराकर जवाब देती है, रुद्र भैया, आप एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। रुद्र यह सुनते ही गर्व से अपना कॉलर ठीक करता है और मुस्कुराता है। तभी शानाया मज़े लेते हुए आगे कहती है, लेकिन भैया, आपके फॉलोअर्स कबीर भैया और ध्रुव भैया के बराबर ही हैं। जबकि कबीर भैया शायद ही बिजनेस के अलावा कुछ पोस्ट करते हैं और ध्रुव भैया मेडिकल से जुड़ी चीज़ों के अलावा कुछ डालते हैं। फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग आप जितनी ही है। रुद्र का चेहरा तुरंत लटक जाता है। अरे, ये क्या मजाक है, वह मुंह बनाते हुए कहता है। वहीं कबीर और ध्रुव उसकी हालत देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। ध्रुव चुटकी लेते हुए कहता है, रुद्र, शायद लोगों को डॉक्टर और बिजनेसमैन ज्यादा पसंद आने लगे हैं। कबीर भी हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, या फिर शायद हमारी नेचुरल चार्म ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार। रुद्र झुंझलाते हुए पानी का ग्लास उठाता है और घूरकर कहता है, बहुत जल्दी तुम्हें सबूत दूंगा कि असली स्टार कौन है। शानाया और बाकी सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। एसके इंडस्ट्री। कृति अपने ऑफिस में डूबकर काम कर रही थी। उसकी टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था और लैपटॉप की स्क्रीन पर कई रिपोर्टर्स खुली हुई थीं। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे टाइम का एहसास भी नहीं हुआ। तभी उसका फ़ोन अचानक बजने लगा। कृति ने फ़ोन की स्क्रीन देखी और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। कॉल उसकी माँ की थी। उसने गहरी सांस लेते हुए फ़ोन उठाया और बिना किसी उत्साह के बोली, यस मॉम। फ़ोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ की सख्त आवाज़ आई, बेटा, वो हुक्म तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। उसने कहा है कि तुम आज ही डिनर पर आओ। कृति ने झटके से अपनी कुर्सी से टेक हटाई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मॉम, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इन फालतू चीज़ों में कोई साथ नहीं देने वाली। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसकी उंगलियां टेबल पर तेजी से टकराने लगीं, जो उसकी बेचैनी का संकेत था।
उसकी माँ शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोली, कृति, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह परिवार की इज्जत और पुराने रिश्तों की बात है। कृति ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि यह बातचीत बेकार थी। उसकी माँ हमेशा वही कहती थी, परिवार, इज्जत, परंपरा, मगर कृति के लिए यह सिर्फ एक बंदिश थी जिसे वह तोड़ना चाहती थी। उसने फ़ोन को मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से में कहा, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं किसी हुकुम के इशारे पर चलने वाली हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ तो माफ़ कीजिए, लेकिन आज नहीं, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वह कुर्सी पर पीछे टिक गई और गहरी सांस ली। कृति ने अभी अपना सिर कुर्सी से टिकाया ही था कि फिर से उसका फ़ोन बज उठा। अब क्या? वह झुंझलाकर बुदबुदाई। उसने फ़ोन उठाकर स्क्रीन की ओर देखा। मॉम का नाम फिर से चमक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। बिना कुछ सोचे उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा। अब यह ड्रामा खत्म नहीं होगा। फिर उसने जबरदस्ती खुद को शांत करते हुए फ़ोन उठाया। अब क्या है मॉम? दूसरी तरफ से उसकी माँ की परेशान और विनती करती आवाज़ आई, प्लीज़ कृति, बस इस बार मेरी बात मान लो। कृति ने गहरी सांस ली। उसे अपनी माँ की आवाज़ से ही समझ आ गया कि वह अब हार मानने वाली नहीं थी। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। कृति ने कुछ सोचा, फिर आखिरकार हार मानते हुए ठंडी आवाज़ में बोली, एड्रेस। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ की खुशी भरी आवाज़ आई, मैं तुम्हें भेज रही हूँ और प्लीज़ ढंग के कपड़े पहनकर जाना। कृति ने अपनी नज़रें झुका लीं। उसने खुद को शीशे में देखा। वह इस वक्त सिंपल पैंट्स और शर्ट में थी। ऑफिस के काम में इतना बिजी थी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि वह कितनी थकी हुई लग रही थी। उसने कोई खास एक्सप्रेशन नहीं दिया, बस हल्की आवाज़ में हम्म कहकर फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन टेबल पर फेंका और अपने माथे पर हाथ फेरा। अब इस सब का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, उसने बेमन से खुद से कहा। फिर वह कुर्सी से उठी और अपने ऑफिस के केबिन में बने छोटे से प्राइवेट चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने अलमारी खोली। उसके सामने एक से बढ़कर एक ब्रांडेड और क्लासी ड्रेसेस टंगी थीं। एक ब्लैक साटिन ड्रेस निकाली। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे खुद को तैयार करने लगी। उसने अपने खुले बालों को हल्का वेवी लुक दिया, हल्का मेकअप किया और ब्लैक हाई हील्स पहनी। जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। अमीर घरानों के इन फालतू खेलों में फंसना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अब जब जाना ही है तो एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। उसने खुद से बुदबुदाते हुए एक स्टीक ब्लैक पर्स उठाया और अपने फ़ोन पर लोकेशन चेक करने लगी। जैसे ही लोकेशन खुली, उसने भौहें चढ़ा ली। रॉयल क्लब। उसकी माँ ने उसे किसी आम होटल या रेस्तरां में नहीं बुलाया था। यह जगह सिर्फ बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए रिजर्व थी। इसका मतलब यह था कि मिलने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था। कृति ने एक गहरी सांस ली और अपने केबिन से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई, उसके असिस्टेंट ने उसे देखा और हैरानी से बोला, मैम, आपको कहीं जाना है? कृति ने अपने फ़ोन पर टाइम चेक किया। हाँ अर्जुन, मैं बाहर जा रही हूँ, अगले 2 घंटे तक कोई डिस्टर्ब न करे। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसने कृति की ड्रेस और तैयार होने के अंदाज को देखकर थोड़ा अजीब महसूस किया। मैम, आप इतनी जल्दी में और इतनी अच्छी तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? कृति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, एक डिनर मीटिंग, और हाँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। उसने अर्जुन को कोई और सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और सीधे बाहर निकल गई। रॉयल क्लब एंट्रेंस। जैसे ही कृति क्लब के गेट पर पहुंची, उसने एक बार फिर से गहरी सांस ली। गेट पर खड़े गाइस ने उसे देखा और बिना कोई सवाल किए रास्ता दे दिया। कृति सीधा अंदर गई और लॉबी में खड़ी होकर इधर-उधर देखने लगी। उसके मन में कई सवाल
चल रहे थे। आखिर ये हुक्म है कौन, और ये मुझसे मिलने के लिए इतना उतावला क्यों है? अचानक उसके फ़ोन पर उसकी माँ का मैसेज आया। टेबल नंबर 171। कृति ने फ़ोन की स्क्रीन लॉक की और अपने कॉन्फिडेंट अंदाज में आगे बढ़ी। वह अभी टेबल 17 तक पहुंची भी नहीं थी कि उसकी नज़र वहां बैठे शख्स पर पड़ी। जैसे ही कृति की नज़र उस शख्स पर पड़ी, वह उसे देखने लगी। उसके मुंह से अचानक निकला, यह है राजस्थान का होने वाला हुक्म साहब। कृति जैसे ही टेबल के पास पहुंची, उसने सामने बैठे शख्स को देखा और उसके मुंह से अचानक ही निकला, मिस्टर सहगल। सामने बैठा शख्स करीब 28 साल का लंबा चौड़ा आकर्षक व्यक्तित्व वाला रणबीर सहगल मुस्कुराते हुए कृति की ओर देखता है और हल्के से कहता है, मी कृति। फिर अचानक उसे एहसास होता है और वह अपनी जगह से थोड़ा आगे झुकते हुए हैरानी से कहता है, 1 सेकंड, तो आप ही MS कृतिका राथो? कृति हल्के से सिर हिलाती है और रणबीर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो कृति, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बिजनेस पार्टनर ही मेरी होने वाली पत्नी निकलेगी। रणबीर की इस बात पर कृति हल्की सी मुस्कान देती है। असल में SK इंडस्ट्री और सहगल एंटरप्राइजेज का एक बड़ा कोलैबोरेशन चल रहा था और इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी कृति को दी गई थी। रणबीर और कृति बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन अब एक नई कड़ी जुड़ गई थी जो शायद जबरदस्ती की थी, लेकिन रणबीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। रणबीर ने जेंटलमैन की तरह कृति के लिए कुर्सी खींची और बैठने का इशारा किया। कृति ने उसे घूरते हुए देखा, फिर हल्के से कंधे उचकाए और बैठ गई। नॉट बैड मिस्टर सहगल, कृति ने हल्के से कहा। रणबीर ने वेटर को बुलाया और कृति की ओर देखते हुए पूछा, कृति, आप क्या खाएंगी? कृति कुछ सेकंड के लिए सोचती है और फिर जवाब देती है, पास्ता। रणबीर मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, पास्ता मेरा भी फेवरेट है। इस बात पर दोनों हंस देते हैं। वेटर को ऑर्डर देने के बाद रणबीर ने कृति को गहराई से देखा और कहा, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कृति ने हल्के से भौहें उठाई और शरारती अंदाज में कहा, क्या आप फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर सहगल? रणबीर ने अपनी हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश की और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कृति उसकी शक्ल देखती है जो किसी लाल टमाटर की तरह हो गई थी और यह देखकर वह जोर से हंस पड़ती है। रणबीर ने अपनी झेंप को छुपाने के लिए तुरंत पास्ता की प्लेट की ओर इशारा किया और कहा, आप पहले ट्राई करें। जैसे ही रणबीर और कृति ने अपना पास्ता खाना शुरू किया, दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी। रणबीर ने बीच बीच में कृति को ऑब्जर्व किया, वो जिस अंदाज में फोर्क पकड़ रही थी, जिस तरह हर बाइट लेने से पहले हल्का सा सोचती थी और फिर आंखों में चमक के साथ खाने का स्वाद लेती थी, सब कुछ रणबीर को दिलचस्प लग रहा था। कृति ने रणबीर की नज़रों को महसूस किया और बिना सिर उठाए ही कहा, अगर यूं घूरते रहोगे तो खाना ठंडा हो जाएगा मिस्टर सहगल। रणबीर हंस पड़ा और हल्के से कंधे उचकाकर बोला, क्या करूं, तुम्हारी कंपनी में खाना भी और अच्छा लगने लगा है। कृति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, रणबीर की फ़ोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। कॉलर आईडी देखकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पलभर में बदल गया। कृति ने नोटिस किया और हल्के से भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए? रणबीर ने फ़ोन को उल्टा कर दिया और मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक ज़रूरी कॉल थी, लेकिन इस वक्त तुम ज़्यादा ज़रूरी हो। कृति को महसूस हुआ कि रणबीर बात टाल रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। तभी रणबीर ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा, यह बताओ, हमारे बीच की यह अनकंफर्टेबल अरेंज्ड मैरिज वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगी? कृति ने पानी का घूंट लिया और मुस्कराते हुए कहा, रणबीर, मेरी एक आदत है, मैं जो चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ उसे पूरे कॉन्फिडेंस से निभाती हूँ और जो चीज़ पसंद ना आए उसे ठुकराने में वक्त नहीं लगाती।
रणबीर ने टेबल पर उंगलियों से हल्की थाप दी और हल्के से झुककर कहा, तो क्या इसका मतलब यह समझें कि मुझे ठुकराने वाली नहीं हो? कृति ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, फैसला लेना बाकी है मिस्टर सेगल, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस अब तक बुरी नहीं रही। रणबीर हल्के से मुस्कराया, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। कृति का ये जवाब, ये कॉन्फिडेंस उसे और भी दिलचस्प लगने लगा था। कृति और रणबीर ने हंसी मजाक में अपना डिनर खत्म किया। कुछ देर बाद कृति ने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। ओह, बहुत लेट हो गया, कृति ने हल्की परेशानी से कहा। रणबीर ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं कृति, आई विल ड्रॉप यू। कृति ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। रणबीर ने अपनी भूरी आंखों से उसे देखा और जिद भरे लहजे में बोला, मेरा मन है कि मैं आपको ड्रॉप करूं। कृति ने कुछ सेकंड सोचा, फिर लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है। रणबीर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और दोनों होटल के बाहर आ जाते हैं। रणबीर ने कृति को वेट हियर कहकर कार देने चला गया। कृति वहीं खड़ी अपने फ़ोन पर ईमेल्स चेक कर रही थी जब अचानक एक चमकती हुई मर्सिडीज मेबाह सामने आकर रुकी। कार के शीशे काले थे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक लंबा चौड़ा काले सूट में बॉडीगार्ड बाहर आया। मैम, डू यू नीड अ लिफ्ट? बॉडीगार्ड की भारी आवाज़ गूंजी। कृति ने सिर उठाया और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रणबीर वहां आ गया। उसने बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहा, मम का फियोंसे यहाँ है, तो इन्हें लिफन की क्या ज़रूरत? बॉडीगार्ड ने बिना किसी बहस के सिर हिलाया और वापस कार में जाकर बैठ गया। कृति ने एक नज़र उस कार को देखा, लेकिन कुछ कहे बिना रणबीर के साथ आगे बढ़ गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने लगी। कृति ने हल्की चीख निकाली, लेकिन गिरने से पहले ही रणबीर ने उसे कमर से थाम लिया। कृति भी उसे कसकर पकड़ लेती है। रणबीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने चिंतित होकर पूछा, आप ठीक हैं? कृति ने सिर हिलाया, हाँ मैं, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, उसके टखने में तेज दर्द उठा और वह वापस लड़खड़ा गई। रणबीर ने उसकी हालत देखी, फिर बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मिस्टर सेगल, ये? कृति हैरानी से बोली। रणबीर हल्के से मुस्कुराया और गहरी आवाज में कहा, डोंट वरी, मैं आपको कार तक ले चलता हूँ। लेकिन वह पूरा नज़ारा कोई और भी देख रहा था। मर्सिडीज मेबाह की बैक सीट पर बैठा एक शख्स कृति और रणबीर को घूर रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल हो चुकी थीं, उंगलियां गुस्से से मुट्ठी में बदल चुकी थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और काले दस्तानों से ढकी उसकी उंगलियां सीट पर कस गईं। उसके सामने बैठे उसके असिस्टेंट ने पसीना पोंछते हुए घबराहट में हाथ जोड़ दिए, बॉस प्लीज अभी नहीं, अगर आप अभी गए तो माम आपसे और भी ज़्यादा चिढ़ जाएंगी, पहले ही कम चिढ़ती हैं क्या? उसके असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर भी वह आदमी नहीं हिला। उसकी नज़रें अब भी रणबीर के हाथों पर थीं, जो कृति की कमर थामे हुए थे। फिर अचानक उसने गहरी सांस ली और अपने असिस्टेंट को घूरते हुए कहा, शट अप। असिस्टेंट ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। अगली सुबह है। शानाया अच्छे से तैयार होकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था। उसने सबको हल्की मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा और एक नज़र उस ओर डाली जहां नताशा चुपचाप बैठी अपने नाश्ते में मग्न थी। शानाया ने उसकी इस शांति को नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बेटा, हम लोग आज ही राजस्थान निकल रहे हैं, रामजी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। अब वहाँ हमें पूजा की तैयारी भी करनी है और माहौल खुद देखना है। अभी किसी को नहीं पता कि सिंह परिवार वापस आ रहा है, इसलिए हम फिलहाल होटल में ही ठहरेंगे। शानाया ने चुपचाप उनकी बात सुनी। जब उन्होंने आगे कहा, कबीर का भी काम राजस्थान में ही है और ध्रुव बिजनेस ट्रिप पर रहेगा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? शानाया ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं डैड,
अभी मुझे यहीं कुछ काम निपटाने हैं, मैं 2-3 दिन में वहीं आ जाऊंगी। दादाजी, जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, गहरी आवाज में बोले, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, तुम्हारे साथ 24/7 बॉडीगार्ड रहेगा, यह बहुत जरूरी है। शानाया ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया। उठते हुए उसने कहा, मैं शाम को आपको सियॉप करने एयरपोर्ट आऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, सीता जी की आवाज़ आई, बेटा, कल तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट फिक्स की गई है। शानाया ठिठक गई और हैरानी से पलटकर बोली, मॉम, मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रही। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, दादी जी ठेठ अंदाज में बोली, हम पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, कब तक कुंवारी घूमोगी, मेरी मौत के बाद? राम जी ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, अरे माँ, आप भी ना। शानाया ने अपने पिता को घूर कर देखा, जैसे कह रही हो कि वो इस साजिश का हिस्सा न बने, लेकिन राम जी ने मासूमियत भरी शक्ल बना ली। शानाया ने गहरी सांस लेते हुए हार मान ली और बेमन से सिर हिला दिया, ठीक है, जा रही हूँ। जैसे ही शानाया वहाँ से निकली, दरवाजे तक पहुँची ही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। वह वापस मुड़कर अंदर जाने लगी, तभी सामने से आती हुई नौकरानी मेरी को उसने रोका और कहा, मिस मैरी, मेरे फ्लोर पर कुछ बैग्स रखे हैं, वो सब मेरे ब्रांड के हैं, प्लीज़ सबको दे दीजिएगा, मैं देना भूल गई थी। मैरी ने सिर हिलाकर हामी भरी और शानाया फिर से बाहर निकल गई। 2 मिनट बाद मैरी नाश्ते की टेबल तक आई और पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बोली, मैम, वो प्रिंसेस शानाया आप सबके लिए अपने ब्रांड के कुछ गिफ्ट्स छोड़ गई हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं। वाह, मेरी बहन का खुद का ब्रांड भी है, लाओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? रुद्र ने एक्साइटमेंट से कहा। मेरी एक एक कर सबको बेग धमाने लगी। सबने अपने गिफ्ट्स खुशी से खोले, लेकिन जब नताशा के पास कुछ नहीं आया तो उसने थोड़ा असमंजस में मैरी की तरफ देखा। बेबी, आपके लिए प्रिंसेस ने कुछ नहीं रखा, मैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, सीता जी ने झट से कहा। शानाया सबके लिए कुछ लेकर आए और नताशा के लिए कुछ ना हो। मैरी ने झूठी मासूमियत से दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, पर वहाँ सच में कुछ नहीं था। सच में अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, शानाया दरवाजे पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक खूबसूरत बैग था। मैरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। शानाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और बेग नताशा की ओर बढ़ाते हुए बोली, मिस मेरी, लगता है आप कुछ भूल आई थीं, तो मैं खुद ले आई। मैरी हड़बड़ाई और जल्दी से पसीना पोंछते हुए बोली, ओह, शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, गलती से भूल गई होंगी। टेबल पर बैठे बाकी लोग हंस दिए, लेकिन शानाया के चेहरे पर हल्की सी मगर ठंडी मुस्कान थी। वह धीरे से मैरी के पास झुकी और धीमे स्वर में बोली, आज के बाद अगर तुमने ऐसी घटिया हरकत दोबारा की तो वो रूप देखोगी मेरा जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैरी की सांसें अटक गईं। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, जी मैम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच से एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकली। उसकी चाल में रॉयल्टी थी, चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और क्लासिक ब्रांडेड कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह किसी रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। चलते चलते उसकी हील्स की आवाज़ तक कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। आसपास से गुजरते लोग पलट पलट कर उसे देखने लगे। उसकी खूबसूरती और एटीट्यूड दोनों ही उन्हें ठहरकर देखने पर मजबूर कर रहे थे। जैसे ही वह एयरपोर्ट के बाहर आई, पहले से खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। उनमें से एक आगे बढ़कर उसकी कार का दरवाज़ा खोला। वह लड़की एक नज़र अपने परफेक्ट नेल्स पर डालते हुए अपनी खूबसूरत अदा से कार में बैठ गई। मुझे मेरे होने वाले पति के घर ले चलो, उसने ठंडे मगर
स्टाइलिश अंदाज में कहा। बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर हामी भरी, जी मैम। 1 घंटे बाद दिल्ली की सबसे आलीशान हवेलियों में से एक ओबेरॉय विला के बाहर 3 लग्जरी कारें आकर रुकीं। उनकी चमचमाती बॉडी और एस्कॉर्ट सिक्योरिटी देखकर वहां के गार्ड सतर्क हो गए। जैसे ही उन्होंने कारों पर नज़र डाली, तुरंत गेट खोल दिया। तीनों कारें तेजी से हवेली के अंदर दाखिल हुईं और फिर धीरे-धीरे रुक गई। सबसे आगे वाली कार का दरवाज़ा खुला और वो लड़की ठाठ से बाहर निकली। उसके ब्रांडेड हील्स ज़मीन पर पड़े संगमरमर से टकराए। उसने स्टाइलिश अंदाज में अपने गूगल्स उतारे, अपनी आंखों में एक शरारती चमक और चेहरे पर एक विजी मुस्कान लिए वह हवेली की तरफ देखते हुए बोली, CH 199 कानन ओबेरॉय इंडस्ट्री। सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था जब अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली, आम्रा कॉलिंग, और बिना सोचे समझे कॉल को इग्नोर कर दिया। उसने गहरी सांस ली और वापस अपनी फाइल्स में डूब गया। लेकिन अगले ही पल धड़ामा दरवाजे को जोर से धक्का देकर रियांश अंदर घुसा, हाँफते हुए। भाई, उसने घबराए हुए कहा। वो चुड़ैल वापस आ गई। सिद्धार्थ ने आंखें उठाकर उसे घूरा, जैसे उसकी बकवास से परेशान हो। रियांश, क्या बकवास कर रहे हो? भाई घर चलो, अभी मॉम ने बुलाया है। और रियांश ने जो आगे कहा उसे सुनकर सिद्धार्थ की भौहें सिकुड़ गईं। 1 घंटे बाद ओबेरॉय विला। सिद्धार्थ की कार ओबेरॉय विला के सामने आकर रुकी। वो अपने पूरे रुतबे और ठंडे एटीट्यूड के साथ बाहर निकला और बिना किसी को देखे सीधा अंदर चला गया। हॉल में वहीं एयरपोर्ट वाली लड़की बैठी थी, आम्रा कानन। जैसे ही उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो झट से अपनी सीट से उठी और तेज़ी से भागती हुई उसके पास आई। सिद्धार्थ। इसके पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाता, आम्र ने उसे कसकर गले लगा लिया। हॉल में मौजूद सारे नौकर और घर के लोग सिचुएशन देख रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। उसकी बेरुखी महसूस करते ही आम्रा के चेहरे से खुशी हल्की फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने मासूम चेहरा बनाते हुए चहक कर पूछा, Said did you miss me? सिद्धार्थ ने उसे एक कोल्ड लुक दिया और ठंडी आवाज़ में कहा, आम्र, मेरा नाम सिद्धार्थ है, जिये नहीं। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि हॉल में खड़े नौकरों ने एक दूसरे को देखा। एन सिरिकिक्षा सिरिकिकु सिरिकिकते सिरिकिका क्षेप गई। हल्की शर्मिंदगी में उसने धीरे से सॉरी कह दिया। तभी सिद्धार्थ की माँ हर्षिता ओबेरॉय आगे आईं और हल्की नाराज़गी भरे लहजे में बोली, बेटा, तुम्हारी मंगेतर पूरे 1 साल बाद इंडिया लौटी है और तुम उसके साथ इतना ठंडा व्यवहार कर रहे हो। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी माँ जानती थीं कि सिद्धार्थ ने कभी भी इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन समाज, बिजनेस और परिवार की इज्जत के लिए उसे आम्या से सगाई करनी पड़ी थी। पर आम्या, वो तो खुद को सिद्धार्थ की बीवी से कम समझती ही नहीं थी। आम्र ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसे पहनो। उसने अपने बैग से एक खूबसूरत प्लैटिनम ब्रेसलेट निकाला, जिस पर उनके नाम के इनिशियल्स खुदे थे, A&S। सिद्धार्थ ने ब्रेसलेट पर एक नज़र डाली, फिर ठंडी आंखों से आंज की ओर देखा। नो थैंक्स, उसने दो टूक कहा। आमित का चेहरा एक सेकंड के लिए उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी सिद्धार्थ को हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। ओबेरॉय विला। सिद्धार्थ का इतना रूखा बर्ताव देखकर अमायरा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा उमड़ने लगा। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि इतने नौकरों के सामने सिद्धार्थ ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। पहले उसे गले लगाने से रोका, फिर उसकी सीट पर बैठने से मना किया और अब उसके प्यार से लाए गए गिफ्ट को ठुकरा दिया।
अमायरा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए एक मासूम मुस्कान ओढ़ ली। तभी हर्षिता ओबेरॉय ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा। सिद्धार्थ ने अपनी माँ की बात सुनी और बिना कोई इमोशन दिखाए ठंडी आवाज़ में कहा, सिद्धार्थ, आज मैंने तुम दोनों के लिए एक डिनर डेट प्लान की है। मॉम, मुझे बिजनेस में बहुत काम रहता है, मेरे पास ऐसी फालतू बीज़ों के लिए टाइम नहीं है। हर्षिता जी की आंखें हल्की संकरी हुईं, वो गंभीर लहजे में बोली, सिद्धार्थ, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम जा रहे हो। अमायरा इतने दिनों बाद इंडिया आई है और तुम उसके साथ एक डिनर भी नहीं कर सकते। सिद्धार्थ अपनी माँ को घूरने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अमायरा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ मासूमियत से कहा, आंटी, रहने दीजिए ना। सिद्धार्थ इतना थक गया होगा काम करके, उसके ऑफिस में भी कितना काम रहता है, हम किसी और दिन चले जाएंगे। लेकिन हर्षिता ओबेरॉय ने उसे बीच में ही रोकते हुए गंभीरता से सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, देखो सिद्धार्थ, अमायरा कितनी समझदार है, वो खुद तुम्हारे आराम की फिक्र कर रही है और एक तुम हो जो उसके साथ सिर्फ एक डिनर डेट तक नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, तो हर्षिता जी ने कंधे उचका दिए, रियांश है ना, वो अटेंड कर लेगा। मॉम, मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है। रियांश, जो आराम से अपना जूस पी रहा था, अचानक हड़बड़ा गया। भाई डेट पर जा रहे हैं और मॉम आप मुझे मीटिंग्स अटेंड करने को कह रही हैं, उसने भौचकेपन से कहा। हर्षिता जी ने उसे घूर कर देखा। हमने कहा तुम वही करो जो करने को कहा गया है। रियांश ने मुंह बना लिया और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियां अपनी आईब्रो पर फेरी और कठोर आवाज में कहा, फिलहाल मैं एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे। हर्षिता जी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने अमायरा की ओर देखा और कहा, अमायरा, मैंने गेस्ट रूम में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखवाए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम आज वही पहनो। अमायरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मासूमियत से ज्यादा खेल था। आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यह ज़रूरत नहीं, बल्कि एक प्रेजेंट है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए और हम चाहते हैं कि तुम वही पहनो। अमायरा ने नकली शर्माते हुए सिर झुका दिया, लेकिन मन ही मन वो सिद्धार्थ की बेरुखी को तोड़ने का प्लान बना रही थी। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अमायरा गेस्ट रूम में तैयार हो रही थी। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी, अपने बालों को खुदा छोड़ा और खुद को शीशे में देखकर हल्का सा स्मिरक किया। परफेक्ट, उसने खुद से कहा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन की ओर देखा और फिर कॉल रिसीव करते हुए धीमी मगर ठहरी हुई आवाज़ में कहा, मैं इंडिया आ चुकी हूँ और मैंने उसकी सारी डिटेल्स भी निकाल ली है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कल घर आती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अब देखना खेल कैसे खेला जाता है, उसने खुद से फुसफुसाया और अपने झुमके ठीक करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गई। ओबेरॉय बिलाहल, उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। जैसे ही अमापरा सीढ़ियों से नीचे उतरी, पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही रॉयल अंदाज था। तभी मिसेज हर्षिता ओबेरॉय ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो अमायरा। अमापरा ने हल्की मुस्कान के साथ आंखों में मासूमियत भरते हुए जवाब दिया, बैंक यू आंटी। लेकिन उसकी नज़रों ने तुरंत सिद्धार्थ की ढूंढा। वो एक कोने में खड़ा था, काले सूट में, हमेशा की तरह ठंडा और गंभीर। उसने बिना किसी इंटरेस्ट के बस एक निगाह डाली और फिर अपने फ़ोन पर देखने लगा।
अमायरा की उंगलियों कस गई। आज की रात तुम्हें मेरी तरफ देखना ही पड़ेगा, सिद्धार्थ ओबेरॉय। उसने मन ही मन सोचा और अपनी सबसे प्यारी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली। सिद्धार्थ और अमायरा ओबेरॉय पैलेस से निकल चुके थे। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थे। सिद्धार्थ की नजरें पूरी तरह से फोन पर थीं, जैसे उसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। अमायरा उसे देख रही थी। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद उसने धरी से कहा, सिर, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती है, फिर भी मेरे साथ इतना ठंडा रवैया क्यों? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं ना, फिर भी ऐसा व्यवहार मुझसे क्यों? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेता है और बिना उसे देखे ठंडी आवाज में जवाब देता है, अमायरा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अमायरा की आंखें थोड़ी हो गई, उसकी उंगलियों कस गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए धीरे से कहा, पर इसमें मेरी क्या गलती सिद्धार्थ? यह फैसला हमारी फैमिली का था, तुम्हारा नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। लेकिन इतनी बेरुखी तो मत दिखाओ। सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। अब से ऐसा नहीं होगा, अमाप्रा। सिद्धार्थ और अमाप्रा होटल के बाहर एक साथ खड़े थे। अमायरा ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे अमायरा समझ नहीं पाई। होटल मैनेजर दौड़ता हुआ आया और सिर झुकाकर बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू अवर होटल। सिद्धार्थ ने बस हल्का सा सिर हिलाया। मैनेजर ने बड़े सम्मान से कहा, सर, मैडम ओबेरॉय फैमिली के कहने पर हमने आपकी डेट के लिए पूरे फ्लोर का राइट साइड एरिया बुक कर दिया है। यह कहकर उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ ने नजरें उठाकर देखा। वह शीशे की दीवार से घिरा हुआ एक खूबसूरत डाइनिंग एरिया था। नजारा इतना शानदार था कि कोई भी पहली नज़र में मंत्रमुग्ध हो सकता था। लेकिन तभी होटल के एंट्रेंस पर एक ब्लू मर्सिडीज रुकी। पीछे पीछे कई BMW गाड़ियां भी रुकी। एक कार का दरवाजा खुला और करण बाहर आया। करण ने मर्सिडीज का दरवाज़ा खोता और वहां से चमचमाती तुबिटन हील्स जमीन पर आईं। शानाया बाहर निकली। आज उसने हमेशा की तरह काले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक रॉयल ब्लू इवनिंग गाउन पहना था। गले में लाल रूबी का पेंडेंट उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। करण ने शानाया को देखते हुए हल्के मजाक में कहा, बॉस, आज तो आपका हेड आपको देखते ही बेहोश हो जाएगा। शानाया ने करण को ठंडी नज़रों से घूरा तो वह तुरंत चुप हो गया। हॉल में जो लोग हैं उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, मैं 1 घंटे में वहां आऊंगी, शानाया ने निर्देश दिया। करण ने हैरानी से पूछा, 1 घंटे? आप डेट पर जा रही हैं या किसी मीटिंग में? शानाया ने फिर से उसे पूरा और करण तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह होटल के अंदर बढ़ गई। उधर होटल मैनेजर ने एक वेटर को बुलाया और आदेश दिया, मिस्टर ओबेरॉय और मैडम को ऊपर ले जाओ। सिद्धार्थ और अमाप्रा जैसे ही जाने लगे, मैनेजर की आवाज़ आई, मिस कपूर, हेलो मिस कपूर। यह सुनकर सिद्धार्थ के कदम ठहर गए। सिद्धार्थ और अमायरा दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। अमायरा को पहनाम मिस कपूर कुछ जाना पहचाना सा लगा। जैसे ही उन दोनों की नज़र पीछे गई, उन्होंने एंट्रेंस से आती एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ लाल लिपस्टिक लगी पी। सभी की नज़रें शानाया पर टिकी थीं। शानाया की सादगी भरी खूबसूरती, लाल लिपस्टिक से सजे उसके होंठ और उसकी बिना किसी बात के आंखें, ये सब देखकर सिद्धार्थ मानो कहीं खो गया था। वह बस उसे ही देख रहा था, एकटक।
फिर उसकी नज़र सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर खड़ी लहकी अमायरा पर गई। शानाया की भी नज़र जैसे ही सिद्धार्थ पर पड़ी, यह पल भर के लिए रुकी। शानाया की आंखों में एक हल्की परछाई उभरी, लेकिन अगले ही पल वह फिर से एक्सप्रेशन ले रहा हो गई। होटल मैनेजर शालाया के पास आया और बोला, वेलकम मिस कपूर। शानाया ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। मैनेजर ने आगे कहा, मिस कपूर, हमने आपकी डेट के लिए फर्स्ट फ्लोर का लिफ्ट एरिया बुक कर दिया है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शानाया ने फिर बस सिर हिलाया, लेकिन इसके बाद मैनेजर हल्का मुस्कुराया और बोला, वैसे आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जिनसे आपकी शादी होगी वह बहुत लकी होंगे। सिद्धार्थ की आंखें सिकुड़ गई। आपकी डेट के लिए? उसका दिमाग यही दोहराने लगा। क्या शानाया यहाँ किसी के साथ डेट पर आई थी? अमायरा के मन में भी शक की लहर दौड़ गई। क्या यह वही मीरा कपूर है? लेकिन सबसे ज्यादा अमायरा को यह चुभ रहा था कि मैनेजर ने उसे नहीं बल्कि खानाया को कॉम्प्लीमेंट दिया। वह अंदर ही अंदर जल उठी। सब अपने अपने ख्यालों में खोए ही थे कि अचानक हेलो ब्यूटीफुल, एक अजनबी आवाज गूंजी। सभी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। शानाया ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभरी और अगले ही पल उसके होंठों से सख्त लहजे में निकला, तुम